हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग लाइट टाइम फॉर मैथमेटिक्स। आज हम मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे, तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको लास्ट जो डिस्क्रिप्शन था, लास्ट जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन था, वहां से वो नोट्स डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म, जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन हमने पढ़ी है छोटी क्लासों में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन वन वेरिएबल में होती है। ठीक है, तो उसी तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, यानी कि 2 डिग्री की इक्वेशन है जो क्या होगी, n वेरिएबल्स में होगी, यानी कि मोर देन 1 वेरिएबल्स के अंदर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, मोस्ट जनरल फॉर्म है वो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखूं तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn मैंने n वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, इन n वेरिएबल्स के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है ये देखते हैं। इसको q ऑफ x से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू समेशन i 1 से लेकर n वेरिएबल है तो जो समेशन है वो 1 से n चल रहा है। इसी प्रकार से एक और समेशन j 1 से लेकर n। ठीक है, aij। ठीक है, aij क्या है, कोई कांस्टेंट है, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में a b c कांस्टेंट होते हैं, वैसे यहाँ पर aij कांस्टेंट है, xi xj। ठीक है, xi xj हमारे वेरिएबल्स हैं जो इस इंडेक्स से चेंज होंगे। ठीक है, सो देखिए ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म का फॉर्मूला और इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, जहां पर aij क्या है, aij n बाई n। ठीक है, कितने n बाई n कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स n बाई n कॉन्स्टेंट है, मतलब अगर हमारे पास जो n की वैल्यू 2 है तो ये 4 कॉन्स्टेंट है, n की वैल्यू 1 है तो ये कितने हैं, 2 कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कॉन्स्टेंट्स की संख्या है। सो जैसा कि मैं देख रहा हूं कि aij n बाई n कॉन्स्टेंट है तो aij के लिए एक मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। तब क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक मैट्रिक्स फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है जो इस तरह से दिया जाता है, q ऑफ x इज इक्वल्स टू x का ट्रांसपोज a x। ठीक है, जहां पर x क्या है, x एक कॉलम वेक्टर है और x का ट्रांसपोज उससे क्या हो जाता है, एक रो वेक्टर, और a क्या है, a है इन aij का मैट्रिक्स। तो देखिए इसी को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसा लिखता हूं। ठीक है, मैंने बताया x एक कॉलम वेक्टर है तो x का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, x का ट्रांसपोज एक रो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तब इसको ऐसा लिखा जाएगा, इसको x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, ये सारे x आ जाएंगे जितने भी है, फिर यहाँ पे मैट्रिक्स आएगी A जो क्या होगी, aij का कलेक्शन, तो a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1n। गॉट इट, और इसी ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स an1 an2 एंड सो ऑन ann, और फिर यहाँ पर x एज ए कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 एंड सो ऑन xn। ये है मैट्रिक्स फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्म का। गॉट इट। हमें अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2 तरह के क्वेश्चन तो मोस्ट जनरली है। एक तो कि हमें ये इक्वेशन दी होगी, ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म में, और हम उसका मैट्रिक्स फॉर्म पूछ ले, और एक मैट्रिक्स फॉर्म दी होगी तो पॉलिनोमियल फॉर्म पूछ ले। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल से इनको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, q ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x1 स्क्वायर माइनस 6x2 स्क्वायर प्लस 5x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x3 माइनस 3x2 x3। ठीक है, ये कोई एग्जांपल है। अब पता कैसे करें कि क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है, तो देखो यहाँ पे x1 x2 x3 3 वेरिएबल है और पूरे इक्वेशन का 3 वेरिएबल में है, और पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 डिग्री है। यहाँ पर इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी कंबाइंड पावर 2, इसकी कंबाइंड पावर 2। ठीक है, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, इससे ये भी पता चलता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, और कैसे ये 2 डिग्री की है। गॉट इट। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके कैसे करेंगे, देखो जितने वेरिएबल है पहले तो उसके लिए x बना लेंगे। तो x कैसा बनेगा, 3 वेरिएबल है तो 3 x1 x2 x3 बनेंगे, तो x1 x2 x3 3 वेरिएबल ले लिए मैंने। ठीक है, और फिर हमारी a मैट्रिक्स बनेगी, और यहाँ पर वापस कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में x1 x2 x3 आ जाएंगे। गॉट इट। और देखो अब ये कोएफिशिएंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो बहुत आसान है कोएफिशिएंट डिसाइड करना।
देखिए जो डायगोनल्स की एंट्री होगी ना वो x1 x2 और x3 के स्क्वायर वाले कोफिशिएंट होंगे, यानी कि a11 जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 5 है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है x1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर। और ऐसे ही a22 क्या है, वो है -6, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर। और इसी ऑर्डर में a33 क्या हो जाएगा, प्लस का 5 बिकॉज इट इज कोफिशिएंट ऑफ x3 स्क्वायर, ठीक है। तो a11 a22 a33 और a44 ये सब क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके स्क्वायर के कोफिशिएंट होते हैं, गॉट इट। तो इनको हम लिख लेते हैं 5 -6 और 5, ये लिख दिया मैंने डायगोनल्स। अब जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन पर बात करते हैं। तो बात करते हैं पहले a12 की, यानी इस वाली पोजीशन की। तो देखिए बच्चों a12 और a21 इन दोनों की वैल्यू हमेशा इसमें सेम ही रहेगी मैट्रिक्स में, ठीक है। जब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तब क्या होगा, a12 और a21 की वैल्यू सेम रहेगी, और वो कितनी रहेगी, वो रहेगी x1 x2 के कोफिशिएंट का, ठीक है, हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x1 x2, ठीक है। x1 x2 के कोफिशिएंट का हाफ होगा क्या, a12 और a21 की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कोई कोफिशिएंट है क्या x1 x2 का, x1 x2 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 0, ठीक है, कोफिशिएंट उसका, और 0 का हाफ 0, ठीक है। इसी ऑर्डर में a31 की बात करते हैं, तो a31 और a13 इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, वो क्या रहेगी, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x1 x3। तो देखिए x1 x3 है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट -2 का हाफ -1, तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी। इसी ऑर्डर में यहाँ पे 2 और 3 है, यानी कि हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, a23 और a32 की, और वो कितनी रहेगी, इसके कोफिशिएंट का हाफ, यानी कि -3/2, ठीक है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो डायगोनल एंट्रीज है वो एज इट इज फुल कोफिशिएंट को लेती है, और जो अदर एंट्रीज है वो हाफ हाफ के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर x1 x2 का कोफिशिएंट है वो a12 और a21 में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, और जैसे x1 x3 का कोफिशिएंट है तो a31 और a13 में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से a23 का और a32 में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, कौन, x2 x3 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इनमें फुल और इनमें हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, दोनों तरह से, ठीक है, सिमेट्री होती है इसमें। और देखो इनको यहाँ पे लिखते हैं, तो a12 और a21 की वैल्यू 0 0, और a31 और a13 की वैल्यू -1 है ना, -1, और a32 की वैल्यू क्या आ गई, 23 ये रहा, और 32 ये रहा, ठीक है। इसकी आ गई -3/2, ठीक है। तो ये हमने पूरी तरह से इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया है। आपको ध्यान रखना है इन 2-3 चीजों का, कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो कैसी है, फुल कोफिशिएंट लिए हैं हमने, बाकी अदर जो एंट्रीज है वो कोफिशिएंट से हाफ हाफ हो गई है, ठीक है। और ये चूंकि हमने हाफ हाफ करके बनाई है, तो हमेशा ध्यान रखना ये मैट्रिक्स कैसी रहती है, सिमेट्रिक रहती है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मान लो कभी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं दे रखी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिमेट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। सो वो कैसे करते हैं उस पर हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो हम इसको सिमेट्रिक कर सकते हैं। और सिमेट्रिक क्या होती है, अ मैट्रिक्स, ठीक है। कोई सिमेट्रिक कब कहलाती है, जब वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि रो को कॉलम से चेंज करेंगे, तो ये सेम रहेगा, ये देखो, ठीक है, सिमेट्री है इसमें। सो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म बनाना। अब मैं मैट्रिक्स फॉर्म से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाकर दिखाता हूं। तो गाइस हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म फाइंड करनी है पॉलिनोमियल रूप में, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में ट्रांसफर करना। तो देखिए किस तरह से करेंगे, क्यू ऑफ एक्स किस तरह से लिखा जाता है, समेशन आई, यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 1 से 3, समेशन जे 1 से 3 ए आई जे एक्स आई एक्स जे, इस फॉर्म में हमको इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो देखिए इसका पॉलिनोमियल को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो मुझे ऐसा मिलेगा a11, ठीक है, जब दोनों को 1 रखूंगा इंडेक्स को, और x1 और x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस a दोनों को 2 2 लिख लो तो क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर, प्लस अब दोनों को 3 3 लिख लो a33, ठीक है, x3 का स्क्वायर। इंडेक्स को चेंज करते जा रहे हैं। अब फर्स्ट इंडेक्स को 1 रखो, सेकंड इंडेक्स को 2 कर लो, तो क्या आ जाएगा a12 आ जाएगा, ठीक है, a12, और यहां से क्या आ जाएगा x1 x2, और इसी तरीके से इसको 1 और इसको 3 रखने पर a13 x1 x3, ठीक है, और प्लस
अब देखो इसके में पूरा चेंज हो गया जे में। अब इसको सेकंड करो, इसको 2 डिसाइड कर लो, इसका 1 ऑलरेडी लेना है अब हमें, ठीक है। ए इसको 2 डिसाइड करेंगे और इसको 1, जिससे यहां से क्या जाएगा x2 x1, ठीक है। अब ये इंडेक्स को क्या डिसाइड कर रहे हैं, इसको 2 ही रखेंगे, इसको 2 हम ऑलरेडी रख चुके हैं तो फिर 2 ले चुका हूं, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। तो प्लस a2 3x2 x3 प्लस में इस इंडेक्स को अब पूरा हो चुका है। अब इस इंडेक्स को चेंज करूंगा तो 3 पर लाऊंगा, तो a3 इसको 1 पे 1 x3 x1 प्लस में अब इसको क्या करूंगा एज इट इज 3 रखूंगा, इसको 2 करूंगा तो a32 x3 x2 और जो a33 है वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गए, ये एक्सपेंशन आ गया। अब इसमें बस हमें मैट्रिक्स से देख देख के वैल्यू लिखनी है। तो आइए देखते हैं, a11 की वैल्यू 2 है, a11 की वैल्यू 2 x1 स्क्वायर प्लस a22 की वैल्यू क्या है -2, तो -2 x2 स्क्वायर प्लस a33 की वैल्यू क्या है -3, तो -3 x3 का स्क्वायर, है ना। a12 की वैल्यू 5 है, ठीक है, प्लस में 5, ठीक है, x1 x2 प्लस में a13 की वैल्यू क्या है, 13 की वैल्यू है 6 x1 x3 प्लस में a21 की वैल्यू क्या है, a21 की वैल्यू है 0, ठीक है, तो 0 x2 x1, गॉट इट। और a23 की वैल्यू क्या है, a23 की वैल्यू है 3, ठीक है, तो प्लस 3 x23 सॉरी x2 x3। और देखिए ये सब हो गया और फिर कौन सा बच गया, 21 हो ही गया, 23 हो गया, a31 की वैल्यू है 1 x1 x3 a31 ना x3 x1, ठीक है, फिर प्लस में a32 की वैल्यू है -1, तो माइनस का 1, ठीक है, x3 x2, ठीक है। तो मैंने सारी वैल्यूज रख दी है मैट्रिक्स से देख देख के। अब देखिए जो टर्म्स सिमेट्रिक है उनको क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, तो ये तो तीनों एज इट इज रहेंगी। इसके अलावा x1 x2 है तो x2 x1 देखते हैं, x2 x1 का कोएफिशिएंट 0 है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और देखो x1 x3 के 6 हैं और यहाँ पर x3 x1 के क्या है 1 है, तो ये 6 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि x1 x3 लिखो या x3 x1 लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 7, तो इसको क्या लिखेंगे 2 x1 का स्क्वायर एज इट इज -2 x2 का स्क्वायर -3 x3 का स्क्वायर, ये पूरी टर्म एज इट इज, ये एज इट इज क्योंकि ये 0 है, ये दोनों जुड़ के 5 का 5 ही रहेगा, 5 x1 x2 प्लस ये 6 और ये 1 टोटल 7 x1 x3 और ये 3 और ये -1 कितने हो गए प्लस के 2 x2 x3। ये आ गए हमारे पास फाइनल q ऑफ x। ये देखिए बच्चों, ये है हमारा मैट्रिक्स फॉर्म से पॉलिनोमियल फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म का। तो ये था ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, इनका इंटरचेंज। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं डेफिनेटनेस ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। वैसे डेफिनेटनेस क्या है, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है, बट हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो एक मैट्रिक्स से रिलेट करती है, ए से रिलेट करती है, तो इसलिए हम डेफिनेटनेस को क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए भी बता सकते हैं। तो देखिए 5 तरह की डेफिनेटनेस होती है। पहली होती है पॉजिटिव डेफिनेट, दूसरी होती है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तीसरी होती है नेगेटिव डेफिनेट, चौथी होती है नेगेटिव सेमी डेफिनेट और लास्ट होती है इनडेफिनेट। तो किस पोजीशन पर कब हम कहेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म इनमें से किस कैटेगरी में आती है, ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है पॉजिटिव डेफिनेट। कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी, जब उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसका जो मान है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है, हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, x का कोई भी मान रखो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां पर 0 भी नहीं, केवल और केवल पॉजिटिव रहना चाहिए। तो देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम बात करते हैं इस q ऑफ x की। q ऑफ x इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है दो वेरिएबल्स के अंदर। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कभी भी x1 और x2 का कुछ भी मान रख लो, ठीक है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये q ऑफ x हमेशा हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब x1 और x2 की चाहे तो कोई भी रियल वैल्यूज रख लो, ये किसी भी रियल वैल्यूज ऑफ x1 x2 के लिए कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। कोई भी आप वैल्यू अज्यूम करके दे लो, क्योंकि ये भी स्क्वायर और दोनों के बीच में प्लस का साइन, दैट मींस इसकी वैल्यूज हमेशा कैसी रहेगी,
पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। फॉर ऑल x1 एंड x2 q ऑफ x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। और देखते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। तो जैसा कि है कि इसका इसमें असर रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड आया है तो वो क्या रहेगा, देखिए कि जब q ऑफ x का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। कोई q ऑफ x ऐसा हो जो कभी कभी 0 भी हो जाता हो, ज्यादा टाइम पॉजिटिव रहता हो लेकिन किसी वैल्यूज के लिए वो 0 भी हो, ठीक है, ठीक है। ये चीज अगर है तब हम क्या कहेंगे, वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो कैसी है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, ठीक है। इसमें मान को 0 होने की भी इजाजत है, ठीक है, कुछ वैल्यूज के लिए। तो उसका एग्जांपल के रूप में मैं आपको देता हूं। तो देखिए एग्जांपल, q ऑफ x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। चूंकि मैंने दोनों ही वेरिएबल्स के प्लस का होल स्क्वायर लिया है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर ये 0 भी होगा, और वो सिचुएशन कौन सी होगी, जब x1 की वैल्यू एग्जैक्ट x2 के नेगेटिव के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर x1 की वैल्यू आप क्या ले लोगे, x2 के नेगेटिव के इक्वल ले लोगे, तब क्या आ जाएगा, उस वक्त हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी होगी, q ऑफ x की 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप x1 को क्या ले लो, 1 ले लो, और x2 को क्या ले लो, -1, x1 को क्या ले लो, 2 ले लो, तो x2 को क्या ले लो, -2, या कोई भी रियल वैल्यू आप रख लो, ठीक है, इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इसको 0 कर देगी। यानी ये कहीं ना कहीं 0 हो सकता है लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। 0 के साथ में क्या है, पॉजिटिव भी होगा, तो इसलिए किस कैटेगरी में आएगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में। अब देखते हैं नेगेटिव डेफिनेट। तो जैसे पॉजिटिव डेफिनेट था उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, नेगेटिव डेफिनेट होगा। जब कोई q ऑफ x, ठीक है, उसके सारी वैल्यूज कैसी रहे, हमेशा नेगेटिव आए फॉर ऑल x, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव डेफिनेट। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, इसी एग्जांपल में अगर मैं ये कर दूं, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, ठीक है। तो अब देखो, अब आप x1 x2 की कोई वैल्यू ले लो, सिंस दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है तो आप फॉर ऑल x1 x2 इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी हमेशा नेगेटिव आएगी, ठीक है। हमेशा ये कैसा रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, ये कभी भी 0 या फिर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा इस माइनस के साइन के कारण, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया नेगेटिव डेफिनेट का। इसी ऑर्डर में नेगेटिव सेमी डेफिनेट क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल पॉजिटिव डेफिनेट का उल्टा है। यदि कोई q ऑफ x कैसा हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव डेफिनेट तो हो लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ वैल्यूज क्या आ जाएं, 0 भी आ जाए, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। शुद्ध नेगेटिव नहीं रहेगा, सेमी हो जाएगा, ठीक है, कुछ अंश इसका 0 हो जाएगा। और उसके एग्जांपल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके आगे माइनस लगा दो, ठीक है। तब देखो क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस लगने से इसकी जो वैल्यूज हैं वो कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब इसकी कुछ भी वैल्यूज रख लो, उसका स्क्वायर होकर फिर आगे नेगेटिव लग जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव होगा लेकिन इसके कारण नेगेटिव। और ये वो पॉइंट्स होंगे जहां पर ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स पर ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये कैसा है, ये लेस देन 0 भी है और लेस देन इक्वल्स टू 0 भी है, ठीक है, नेगेटिव रहेगा। और इस एक पोजीशन पर ये 0 भी आंसर करेगा आपको, ठीक है। तो q ऑफ x या तो लेस देन 0 या फिर इक्वल्स टू 0, तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। और इनडेफिनेट जब क्या हो, ये बिल्कुल पागल हो जाए, ठीक है, q ऑफ x, यानी कि q ऑफ x कैसा हो जाए, कभी तो ये पॉजिटिव दे रहा है, कभी ये नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तब उस पोजीशन पर इसको क्या कहेंगे, इनडेफिनेट, कुछ नहीं पता इसका, ठीक है, कुछ नहीं पता कौन सा है, ठीक है, कुछ नेगेटिव भी है किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, वो कैसा हो जाएगा, इनडेफिनेट हो जाएगा, यानी हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते इसके बारे में, तो ये इनडेफिनेट हो जाएगा। तो ये है डेफिनेटनेस, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेमी डेफिनेट, नेगेटिव नेगेटिव, सेमी और इनडेफिनेट। अब आप बोलोगे कि सर जी एक बात बताओ, ये जो एग्जाम्पल्स हैं तो बहुत छोटे थे, ठीक है, जब हमारे पास बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होगा तब हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव डेफिनेट है, कौन सा सेमी डेफिनेट है, कौन सा नेगेटिव डेफिनेट है, कौन सा नेगेटिव सेमी डेफिनेट है, कौन सा इनडेफिनेट है। तो वहां पर हम यूज करते हैं डेफिनेटनेस को आइगन वैल्यूज के साथ कंबाइंड करके एक मेथड का, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो मेथड में हम किस तरह से पता करेंगे आइगन वैल्यूज की सहायता से कि कौन तो पॉजिटिव डेफिनेट है, कौन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, कौन नेगेटिव है, कौन नेगेटिव सेमी है और कौन इनडेफिनेट है, ठीक है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, किसकी, ए की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या है, xt 8x,
उस फॉर्म के अंदर जो ए मैट्रिक्स आएगी उसकी आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव, सेमी डेफिनेट, है ना, और ये सारी जो डेफिनेटनेस है वो बता सकते हैं। तो देखिए कोई पॉजिटिव डेफिनेट कब होगा, जब ए की सारी आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऑल लैम्डा क्या हो जाएंगे, सारी आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब होगा, जब उसकी कुछ आइगन वैल्यूज तो 0 हो और कुछ और जो बाकी आइगन वैल्यूज हो वो कैसी हो, ग्रेटर देन 0 हो, तब वो कैसा रह जाएगा, वो रह जाएगा यहां से तो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। और अगर किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी उसकी नेगेटिव, लैम्डा आर नेगेटिव, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेफिनेट। और इसी ऑर्डर में अगर आइगन वैल्यूज क्या हो जाए, ज्यादातर 0, ज्यादातर तो क्या हो, नेगेटिव हो, और कुछ एक पॉइंट्स पर वो क्या जाए 0 भी वैल्यू दे दे, तब वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। और यदि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कुछ तो पॉजिटिव आए, ठीक है, एंड कुछ कैसी आ जाए, नेगेटिव, यानी दोनों तरह की आइगन वैल्यूज आए तो वो क्या कहलाएगा, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था ऑल अबाउट डेफिनेटनेस ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, और वो था प्रैक्टिकल व्यू, ठीक है। अगर अब आपको ये नहीं पता कि किसी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मेरे इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर सीख सकते हैं किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन है उस पर हमारे जो मैक्सिमा मिनिमा की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसको समझाता क्या होता है, और जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन पर कंबाइंड कुछ थ्योरम्स देखेंगे, वो लगभग 10-12 थ्योरम्स होंगे, उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको बताएंगे, और आपको सभी थ्योरम्स के प्रूफ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक से मिल जाएंगे, वो आप अच्छे से नोट कर लेना, उनको समझ लेना, और यदि उनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यार फ्री टू आस्क, मेरे नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होते हैं, ठीक है। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड, माई सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वॉचिंग लॉग एम, लेट टाइम फॉर मैथमेटिक्स।